एक तो कैरोटिड साइनस में होते हैं और वॉल ऑफ थोड़ा सा आप माइक अपना करीब करें। जी सर। जी आप बोलें। कैरोटिड साइनस में होती हैं और वॉल ऑफ एओर्टिक आर्च में होते हैं। और कैरोटिड साइनस में इनकी जो एक्टिवेशन है वो हेरिंग नर्व्स के जरिए से होती है। हेरिंग नर्व्स आगे से ग्लॉसोफ्रिंजियल में जाती हैं और ग्लॉसोफ्रिंजियल फिर आगे से ट्रैक्टर सोलिटैरियस में और वो मेडुल्ला में। ट्रैक्टर सोलिटैरियस है, ये कहाँ पे होता है? मेडुल्ला में होता है, वेजोमोटर सेंटर। फिर आगे ये वेजोमोटर सेंटर में जाते हैं। वही वेजोमोटर सेंटर का हिस्सा है ये। जी चले आगे। और सर जो दूसरे होते हैं आयोटिक रिसेप्टर्स, उनमें जो होती है वो पैरासिम्पैथेटिक वैगल स्टिमुलेशन होती है और वो भी इधर ही जाते हैं। ठीक हो गया, वैगल स्टिमुलेशन से ये उसी ट्रैक्टस न्यूक्लियस ऑफ द ट्रैक्टस सोलिटैरियस में ही जाते हैं ये। जी सर। ठीक है, दोनों का जो एंड लोकेशन है वही है। जी। उसके बाद दो तरफ से सिग्नल्स जाते हैं, एक जाते हैं वेजो कंस्ट्रिक्टर सेंटर में। सर उसके बाद अगर सिग्नल्स जो है, अगर ये हमारा आर्टीरियल प्रेशर 135 मिलीमीटर ऑफ मर्करी है तो उसमें हमारे सिग्नल्स जाते हैं वेजो कंस्ट्रिक्टर सेंटर पे जाते हैं और पैरासिम्पैथेटिक सेंटर पे जाते हैं। वेजो कंस्ट्रिक्टर सेंटर की वजह से इनकी रेंज क्या है दोनों की? किस आर्टीरियल प्रेशर कहां तक चेंज हो तो ये काम करते हैं, ये बताओ। सर कैरोटिड रिसेप्टर्स जो होते हैं वो 50 से 60 50 टू 60 मिलीमीटर मर्करी लोअर रेंज पे और हायर रेंज पे 180 रिसेप्टर्स जो होती हैं ये 80 टू 90 लोअर रेंज पे और 210 जो होती हैं रेंज में। ठीक हो गया, ऑलराइट। और एक और इम्पोर्टेंट चीज मैंने इसकी बताई थी खास तौर पे में है सर चेंजिंग प्रेशर में। चेंजिंग प्रेशर इनका जो रेट ऑफ रिस्पांस है या रेट ऑफ फायरिंग जो है दैट गेट्स वेरी हाई, गेट्स इंक्रीज्ड व्हेन द प्रेशर इज चेंजिंग rather than when the pressure is stationary। एक जगह पे फर्ज करो ऊपर जाके 160 के ऊपर रुक गया है तो वहां उतना रेट ऑफ फायरिंग नहीं होगा जबकि रेट चेंज हो रहा हो। ठीक है, ओके। अगर ये ज्यादा हो गया है तो फिर सिग्नल्स चले गए ट्रैक्टर सोलिटैरियस में तो फिर क्या होगा? सर वेजोकंस्ट्रिक्टर सेंटर पे जाके इनहिबिशन होगी उसकी और वेजोडाइलेटेशन होती है आर्टेरियोल्स की और कार्डियक आउटपुट कम हो जाता है। सेंटर इनहिबिट हो जाएगा और जो वेजोडाइलेशन स्टिमुलेट क्या होगा? वेजोडाइलेटर सेंटर, वेजोडाइलेशन हो जाती है आर्टेरियोल्स की। स्टिमुलेट होगा जो पैरासिम्पैथेटिक सेंटर है ना, वेजोकंस्ट्रिक्टर सेंटर इज द सिंपैथेटिक सेंटर। जो पैरासिम्पैथेटिक सेंटर है वो स्टिमुलेट हो जाएगा और वेगल पैरासिम्पैथेटिक जिसको हम कहते हैं, और वहां से फिर ये इफेक्ट्स प्रोड्यूस होंगे जो हाँ जी बताओ सर। हार्ट पे पैरासिम्पैथेटिक का जो स्टिमुलेशन है वो कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हो जाएगा। शाबाश, कार्डियक आउटपुट इंक्रीज होगा जब वेजोडाइलेशन हो जाएगी ना। वेजोडाइलेशन मेनली होगी नंबर 1 आर्टीरियोल्स की और नंबर 2 वेन्स की। जब वेजोडाइलेशन होगी आर्टीरियोल्स की तो जो प्रिफरल सर्कुलेशन में जो रेजिस्टेंस है वो फॉल कर जाएगा तो टोटल प्रिफरल रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। इसी तरह जब वेजोडाइलेशन होगी वेन्स की तो भी जो यानी फ्लो है वो कम हो जाएगा। सो जो वीनस रिटर्न है, वेन्स में से जो ब्लड आना था हार्ट में और फिर आगे जाना था, वो वीनस रिटर्न कम हो जाएगी। जब वीनस रिटर्न कम हो जाएगी तो ऑब्वियसली जो ब्लड आगे पंप होना था यानी कार्डियक आउटपुट या स्ट्रोक वॉल्यूम वो कम हो जाएगा। ठीक है ना, ये आपने ये पढ़ लिया हुआ स्ट्रोक वॉल्यूम भी और कार्डियक आउटपुट भी। तो और तीसरी चीज ये है कि जब पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेट होता है तो फिर जो हार्ट रेट है वो भी कम हो जाता है
और जो स्ट्रेंथ ऑफ हार्ट कॉन्ट्रैक्शन है वो भी कम हो जाती है। सो इन दोनों फैक्टर्स की वजह से जो हार्ट रेट भी कम हो गया और स्ट्रोक वॉल्यूम भी कम हो गई, तो ऑब्वियसली कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगा। और दूसरी तरफ हमने ये देखा था कि जो प्रेफरल रेजिस्टेंस है, क्योंकि आर्टीरियोलर डायलेटेशन हो गई थी, तो उसकी वजह से टीपीआर भी फॉल कर गया था। सो टीपीआर भी फॉल कर गया, कार्डियक आउटपुट भी फॉल कर गया। ये दोनों मेजर डिटर्मिनेंट्स हैं ऑफ आर्टीरियल मीन आर्टीरियल प्रेशर के। आई रिपीट, टोटल प्रेफरल रेजिस्टेंस एंड कार्डियक आउटपुट, इनका जो प्रोडक्ट है, यानी इनकी जो मल्टीप्लीकेशन है, दैट इज इक्वल टू द मीन आर्टीरियल प्रेशर। तो यहां ये दोनों फॉल कर गए हैं। जब दोनों फॉल कर गए तो मीन आर्टीरियल प्रेशर जो पहले ज्यादा हो गया था, अब वो भी कम हो जाएगा एंड इट विल कम बैक टू नॉर्मल। ठीक हो गया। और मैंने इसमें आपको बताया था कि ये दोनों साइड्स पर काम करता है। अगर आर्टीरियल प्रेशर राइज कर रहा हो तब भी काम करता है, और जब ये फॉल कर रहा हो, इवन देन द बैरोरिसेप्टर रिफ्लेक्स इज वेरी पावरफुल इन ब्रिंगिंग द प्रेशर बैक टू नॉर्मल। और इसीलिए इसको आई टोल्ड यू बफर सिस्टम भी कहते हैं, या प्रेशर बफर सिस्टम कहते हैं। और जो इसमें नर्व्स इन्वॉल्व होती हैं उनको बफर नर्व्स कहते हैं। एक और मैंने आमना एक और चीज बताई थी, इसकी जो एप्लीकेशन है एक और कंडीशन में। जी सर, वो जो लिंक डाउन थी, लेटे होते हैं, हम लेटे होते हैं तो खड़े होते हैं तो हमारे बैरोरिसेप्टर फेंट सा फील करते हैं हम। हाँ, शाबाश। बैरोरिसेप्टर जिसको कहते हैं ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन हो जाती है। एकदम खड़े होते हैं हम, लेटे या ज्यादा देर लेटे रहे और फिर खड़े हों तो इस बात के चांसेस होते हैं। तो क्या होता है फिर बताओ सर? बैरोरिसेप्टर रिफ्लेक्स एक्शन होता है, बैरोरिसेप्टर्स एक्टिवेट हो जाते हैं। बैरोरिसेप्टर्स जो हैं वो स्टिमुलेट हो जाते हैं और उसकी वजह से वेरी स्ट्रॉन्ग सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन होती है ऑल ओवर द बॉडी, क्योंकि ब्लड प्रेशर फॉल कर रहा है। अब पैरासिम्पैथेटिक नहीं होगा, सिंपैथेटिक हो जाएगा, और जब सिंपैथेटिक हो जाएगा तो फिर वेजो कंस्ट्रिक्शन भी हो जाएगी, हार्ट रेट भी इंक्रीज हो जाएगा, और उसके साथ साथ तीसरा फैक्टर जो है कि स्ट्रेंथ ऑफ कंट्रैक्शन जो है वो भी इंक्रीज हो जाएगी और वीनो कंस्ट्रिक्शन भी हो जाएगी। तो उसकी वजह से जो वीनस रिटर्न है वो भी इंक्रीज हो जाएगा और स्ट्रोक वॉल्यूम भी इंक्रीज हो जाएगा। सो कार्डियक आउटपुट और टोटल प्रेफरल रेजिस्टेंस दोनों इंक्रीज हो जाएंगे। तो ये जो फॉल हो जाना था प्रेशर हेड रीजन में और अपर बॉडी पार्ट्स में, वो नहीं होगा और बंदा फेंट होने से या गिरने से बच जाएगा। एक और मैंने आपको वाइवा क्वेश्चन बताया था कि क्या ये रोल प्ले करता है लॉन्ग टर्म प्रेशर रेगुलेशन में? कामना? जी सर, करता है, लेकिन दूसरे सिस्टम्स के साथ मिलके करता है। माइक के पास बोलो जरा। सर करता है, लेकिन दूसरे सिस्टम्स के साथ मिलके करता है। हाँ, दूसरे नहीं करता। साथ मिलके करता है, बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट। कि अगर जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि अगर फर्ज करें कि प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो गया है, तो जो रीनल बॉडी फ्लूइड मैकेनिज्म है ये उसके साथ मिलके काम करता है और उसमें सिंपैथेटिक एक्टिविटी कम होती है, तो उसकी वजह से जो आर्टीरियोल्स हैं वो डायलेट कर जाते हैं और सॉल्ट और वाटर लॉस ज्यादा हो जाता है। जब वो लॉस ज्यादा होता है तो आर्टीरियल प्रेशर वापस नॉर्मल की तरफ आ जाता है। सो इन लॉन्ग टर्म रेगुलेशन इसका रोल है, लेकिन अकेले ये इफेक्टिव नहीं है।
वेरी गुड आमना, शाबाश, आपने अच्छा याद किया हुआ है। थैंक यू सर। नेक्स्ट जो मैकेनिज्म काम करता है, द नेक्स्ट रैपिड या शॉर्ट टर्म रेगुलेशन है ऑफ आर्टीरियल प्रेशर, दैट इज द कीमोरिसेप्टर रिफ्लेक्स। ये कीमोरिसेप्टर्स जो हैं, ये आपने दोनों में फर्क याद रखना है। Chemoreceptors, they are responsive to the chemical changes. They are chemosensitive cells. So ये आपने दोनों में फर्क याद रखना है। एक और फर्क जो मैं आपको बता दूं वो ये कि ये भी बहुत पावरफुल रेगुलेटर्स हैं आर्टीरियल प्रेशर के, लेकिन इनकी रेंज जो है या इनका जो एफिकेसी है, the efficacy is when the arterial pressure falls down below 80 millimeters of mercury. I repeat, they are powerful regulators of arterial pressure only when the arterial pressure has gone down or has fallen below 80 millimeters of mercury. यानी आप ये समझिए कि जहां बैरोरिसेप्टर्स काम करना कम होना शुरू हो जाते हैं या बंद होने की तरफ जा रहे होते हैं, उधर कीमोरिसेप्टर्स काम करना शुरू कर देते हैं, यानी बिलो 80 मिलीमीटर ऑफ मर्करी पे। और ये बफर सिस्टम नहीं है। आई रिपीट, this is not a buffer system because it is not working in both increase or decrease. It is only working when the arterial pressure is decreasing. It is going below 80 millimeters of mercury. और दूसरा, ये केमिकल चेंजेस जो होते हैं ब्लड में, उनको रिस्पॉन्ड करते हैं। और वो केमिकल चेंजेस क्या है? नंबर 1, एनी डिक्रीज इन दी ऑक्सीजन concentration of blood, जब ऑक्सीजन कम हो जाती है ब्लड में, नंबर 1। नंबर 2, when carbon dioxide increases, और नंबर 3, when hydrogen ions increase, यानी जब pH चेंज हो रहा है, जब कार्बन डाइऑक्साइड चेंज हो रहा है और जब ऑक्सीजन चेंज हो रही है। लैक ऑफ ऑक्सीजन, increase in the carbon dioxide concentration, and also increase in the hydrogen ions. जब hydrogen ions increase हो जाते हैं, हो जाता है। This will इन तीनों कंडीशंस में chemoreceptor reflex stimulate हो जाएगा। Now, where are these chemoreceptors located? They are located one each in the bifurcation of common carotid artery. जहां पर common carotid artery bifurcate करती है, ये वहां पर दो carotid bodies कहलाती हैं। वो carotid bodies वो दोनों एक एक bifurcation of the कॉमन करोटिड आर्टरी में होती हैं। और इसी तरह 2 या 3 एओटिक बॉडीज होती हैं, एक 2 करोटिड बॉडीज होती हैं, और इसी तरह 1 to 3 बुक कहती है एओटिक बॉडीज होती हैं, विच आर लाइंग इन affinity, in close adjacent to aorta. अगर आपको याद हो, बैरोरिसेप्टर्स वर लोकेटेड इन द आर्च ऑफ द वॉल ऑफ द आर्च ऑफ द एओर्टा। ये दे आर लाइंग इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी या एडजेसेंट टू द एओर्टा, और ये रिस्पॉन्ड करती हैं टू केमिकल चेंजेस, नॉट टू प्रेशर चेंजेस। इनमें इनका जो सिग्नल्स हैं, ये उसी तरह हेरिंग नर्व्स के जरिए से और वेगस नर्व्स के जरिए से दे गो, जो बैरोरिसेप्टर के जो फाइबर्स जा रहे होते हैं, उन्हीं के साथ साथ इनके रिसेप्टर्स, इनके फाइबर्स भी जाते हैं, और दे गो इनटू द वेजोमोटर सेंटर, अगेन
सिमिलर इन द सिमिलर सिचुएशन जो ये इसमें। और एक और इम्पोर्टेंट वाइवा क्वेश्चन इसमें ये होता है कि इसकी ब्लड सप्लाई क्या है। तो ब्लड सप्लाई आपने याद रखनी है कि न्यूट्रिएंट आर्टरीज होती हैं जिनके जरिए से इन कैरोटिड और एओर्टिक बॉडीज को ब्लड सप्लाई होती है, एंड दे आर रिचली सप्लाइड बाय आर्टीरियल ब्लड। और यही वजह है कि ये जो ऑक्सीजन की कमी या कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो गई या हाइड्रोजन आयन ज्यादा हो गए, ये उनको डिटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि these aortic bodies या जो carotid bodies हैं, they are richly supplied with arterial blood through the nutrient arteries. तो ये जब अब आप देख लें कि whenever there is a fall in the arterial pressure, जब वो 80 millimeters of mercury से नीचे जाएगा blood pressure, तो फिर blood flow obviously decrease हो जाएगा। जब blood flow decrease हो जाएगा तो जो ऑक्सीजन पीछे से आ रही थी वो कम हो जाएगी, जो ऑक्सीजन सप्लाई होनी थी वो कम हो जाएगी टू द एओर्टिक बॉडीज एंड टू द कैरोटिड बॉडीज। और दूसरे जो कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन आयन्स वहां से आगे जाने थे वो भी कम हो जाएंगे और उनका एक्सेस हो जाएगा इस एक जगह पे। सो ये डिटेक्ट कर लेंगे कैरोटिड बॉडीज और ये जो कीमोरिसेप्टर्स हैं यहाँ पर और एओर्टिक बॉडीज में कि ऑक्सीजन कम हो गई है और कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो गई है और हाइड्रोजन आयन्स भी ज्यादा हो गए, तो कीमोरिसेप्टर्स स्टिमुलेट हो जाएंगे और ये सिग्नल्स जाएंगे वेजोमोटर सेंटर को, और वेजोमोटर सेंटर से देन वी विल सी दैट देयर इज स्टिमुलेशन ऑफ द सिंपैथेटिक्स। जब सिंपैथेटिक्स स्टिमुलेट होंगे तो वही चीजें आपने याद रखनी है। अगेन वेजो कंस्ट्रिक्शन हो जाएगी, वेजो कंस्ट्रिक्शन होगी तो टीपीआर बढ़ जाएगा, टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा। दूसरे सिंपैथेटिक्स की वजह से हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगा, फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन ऑफ द हार्ट इंक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से स्ट्रोक वॉल्यूम और कार्डियक आउटपुट भी इंक्रीज हो जाएगा और आर्टीरियल प्रेशर जो फॉल कर रहा था वो वापस नॉर्मल की तरफ आ जाएगा। सो दिस इज द कीमोरिसेप्टर रिफ्लेक्स। यहां पर आपको एक वाइवा क्वेश्चन बता देता हूं कि यूजुअली हम पूछ लेते हैं कि क्या इनका यानी कीमोरिसेप्टर्स का किसी और रेगुलेशन में भी रोल है या नहीं, तो उसका आंसर ये है कि यस, दे हैव अ रोल इन रेस्पिरेटरी रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन में इनका रोल है और वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग और ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू their role in arterial pressure regulation. I repeat, their role is more important and more stronger and more major in case of respiratory regulation as compared to the arterial pressure regulation. So that was about the chemoreceptor reflex. तीसरा important मैकेनिज्म जो है उसको कहते हैं CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम इस्कीमिक रिस्पॉन्स। दिस इज द थर्ड रैपिड एंड अगेन अ पावरफुल regulatory mechanism for arterial pressure regulation. CNS, ischemic response mechanism. ये इसको एक लास्ट डिच मैकेनिज्म भी कहते हैं। लास्ट डिच यानी प्रेशर बहुत ज्यादा फॉल जब कर रहा हो तो उस वक्त ये एक्टिवेट हो जाता है, यानी जब 60 से भी नीचे चला जाए, बल्कि जब ये तकरीबन इसकी जो स्ट्रॉन्गेस्ट स्टिमुलेशन होती है वो होती है व्हेन द प्रेशर हैज ड्रॉप डाउन, मीन आर्टीरियल प्रेशर हैज ड्रॉप डाउन टू 15 to 30 millimeters of mercury। इतना नीचे चला जाए तो फिर ये फुली एक्टिवेट हो जाता है। इसकी एक्टिवेशन शुरू हो जाती है जब आर्टीरियल प्रेशर फॉल करता है 60 मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी से नीचे जाता है तो ये एक्टिवेट हो जाता है। और स्ट्रॉन्गेस्ट स्टिमुलेशन होती है जब 15 से 30 तक 30 मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी के दरमियान हो, तो उस वक्त ये, तो इसको
कंट्रोल सिस्टम भी कहते हैं, अटेम्प्ट प्रेशर कंट्रोल सिस्टम भी कहते हैं, लास्ट डिच स्टैंड प्रेशर कंट्रोल सिस्टम भी कहते हैं इसको। ये इस लिहाज से ये लाइफ ज्यादा नीचे चला जाएगा आर्टीरियल प्रेशर, मीन आर्टीरियल प्रेशर, तो ब्रेन डैमेज हो जाएगा, क्योंकि ब्रेन में इस्कीमिया हो जाएगा, ब्लड फ्लो कम हो जाएगी, ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी, ऑक्सीजन कम जाएगी। जब ऑक्सीजन कम जाएगी न्यूट्रिशन कम हो जाएगी, न्यूट्रिशन कम हो जाएगी तो ब्रेन को डैमेज हो जाएगा। ये कैसे काम करता है कि whenever arterial pressure falls, there is a fall in the blood flow, ओवरऑल बॉडी में कम होती है, और इसी तरह जो फ्लो टू द ब्रेन है, ब्लड फ्लो टू द ब्रेन, वो भी कम हो जाता है। तो ये जो इस डिक्रीज ब्लड फ्लो टू द ब्रेन को कहते हैं सेरिब्रल या ब्रेन इस्कीमिया। तो जब ये इस्कीमिया हो जाता है, सेरिब्रल इस्कीमिया, तो जो वेजोमोटर सेंटर है ऑब्वियसली वी नो मेडुला में मौजूद है, लोअर ब्रेन स्टेम में, तो वहां भी ब्लड सप्लाई कम हो जाती है, वेजोमोटर सेंटर की अपनी ब्लड सप्लाई कम हो जाती है, जिसकी वजह से न्यूट्रिशन कम हो जाती है। जब वेजोमोटर सेंटर का अपना का फंक्शन अफेक्ट होता है तो फिर वो स्ट्रांगली सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन हो जाती है। जब सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन होती है तो वेजो कंस्ट्रिक्शन होती है, और साथ ही साथ हार्ट रेट इंक्रीज, कार्डियो एक्सेलरेशन हो जाती है। जो कार्डियो एक्सेलरेटरी न्यूरॉन्स हैं इन दी वेजोमोटर सेंटर वो स्टिमुलेट हो जाते हैं बहुत ज्यादा, तो हार्ट रेट भी इंक्रीज हो जाता है, और जो कार्डियक स्ट्रेंथ ऑफ कंट्रैक्शन है वो भी इंक्रीज हो जाता है। सो अगेन द सेम फैक्टर्स, टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस इंक्रीज हो गया क्योंकि वेजो कंस्ट्रिक्शन हो गई, उसकी वजह से जो आर्टीरियोलर कंस्ट्रिक्शन है वो सारी बॉडी में हो जाएगी, और उसकी वजह से फिर जो हार्ट रेट भी इंक्रीज हो जाएगा और स्ट्रोक वॉल्यूम भी इंक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से कार्डियक आउटपुट इंक्रीज हो जाएगा। जब वीनस रिटर्न होगी, वीनो कंस्ट्रिक्शन बड़ी स्ट्रांग हो जाएगी, तो वेन्स में से जिनके अंदर ब्लड काफी ज्यादा मिकदार में होता है वो निकल के वो भी ब्रेन हार्ट की तरफ आ जाएगा, हार्ट उसको ज्यादा पंप करेगा, and we see that it is actually जो ऑक्सीजन लैग का इफेक्ट कम है उसके मुकाबले में कार्बन डाइऑक्साइड की जो वहां एक्यूमुलेशन है, क्योंकि उसको स्लोली फ्लोइंग ब्लड जो है वो दैट इज नॉट एबल टू कैरी इट अवे फ्रॉम द ब्रेन, यानी वेजोमोटर सेंटर से उसको वहां पर एक्यूमुलेशन हो जाती है कार्बन डाइऑक्साइड की, बिकॉज द ब्लड फ्लो इज वेरी स्लो। बिकॉज व्हाई इट इज स्लो? बिकॉज इट इज कमिंग, इट इज लेस इन अमाउंट, और उसकी वजह से जो फ्लो है वो कम हो गई है। सो दैट इज दी एक और वजह, ये तो कार्बन डाइऑक्साइड का रोल हो गया। दूसरा ये है कि जब ये जो पीछे से ब्लड आ रहा था उसमें ऑब्वियसली जो ब्रेन भी काम कर रहा है, तो मेटाबॉलिज्म की वजह से एसिड्स जो हैं वो बिल्डअप होते हैं, तो लैक्टिक एसिड बिल्डअप ज्यादा हो जाता है। जब भी मेटाबॉलिज्म होती है, you know it from biochemistry that there is an accumulation or build-up of lactic acid, और उसके अलावा there is accumulation of other acidic substances। तो ये सारे जब lactic acid और other acids they come to the vasomotor center, तो वहां पर जो हाइड्रोजन आयन्स हैं उनकी
क्वांटिटी, उनका नंबर भी बढ़ जाता है, उनकी कॉन्सेंट्रेशन भी बढ़ जाती है। सो कार्बन डाइऑक्साइड भी वहां पर इकट्ठी हो गई है, और दूसरे जो एसिडिक सब्सटेंसेस हैं वो भी इकट्ठे हो गए हैं वेजोमोटर सेंटर में, और उसकी वजह से वेजोमोटर सेंटर और ज्यादा स्टिमुलेट हो जाता है। सो इट इज अ वेरी वेरी पावरफुल mechanism to save the person from brain damage and also from death. तो ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि it can take within 10 minutes इस CNS इस्कीमिक रिस्पॉन्स की वजह से प्रेशर जो है वो 230, 240, इवन अप टू 250 मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी तक चला जाता है, एंड देन इट इज ब्रॉट बैक टू नॉर्मल। ये इतनी ज्यादा इसकी स्ट्रेंथ है कि यह जो स्टिमुलेशन होती है वेजोमोटर सेंटर की, कि उसकी वजह से ये जो CNS इस्कीमिक रिस्पॉन्स मैकेनिज्म है, ये चंद मिनटों के अंदर, विद इन few minutes, in about 10 minutes, it is said that the pressure is raised to about 240 to 250 millimeters of mercury. और ये जो आर्टीरियोलर कंस्ट्रिक्शन जो है, ये इतनी ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है, वेजो कंस्ट्रिक्शन इतनी ज्यादा स्ट्रांग होती है कि बाज वेसल्स तो टोटली बंद भी हो जाती हैं, इतनी ज्यादा हो जाती है। और उसका हमें फायदा कहाँ होता है कि जब ये जो आर्टीरियोलर कंस्ट्रिक्शन की वजह से जो किडनी में जो आर्टीरियोल्स हैं, खासतौर पे जो एफरेंट आर्टीरियोल्स हैं, उनकी वो बंद हो जाने की वजह से यूरिन प्रोडक्शन बंद हो जाती है। तो जब यूरिन प्रोडक्शन बंद होती है तो वाटर लॉस कम हो जाता है। जब वाटर लॉस कम होता है तो ब्लड वॉल्यूम में जो कमी होनी थी यूरिन की वजह से, वो कम हो जाती है। सो ब्लड वॉल्यूम भी हार्ट की तरफ फ्लो करता है, और वीनस रिटर्न भी उतनी कम नहीं होने पाती, वो भी बढ़ जाती है। और फिर वो जो कार्डियो एक्सेलरेशन है इस इस्कीमिक रिस्पांस की वजह से, वो उस इंक्रीज्ड ब्लड वॉल्यूम को भी वापस सर्कुलेशन में फेंक देता है, और वो फिर ब्रेन में पहुंचता है, और ब्रेन का इस्कीमिया रिलीव हो जाता है। तो आप ये देखें कि ये जो वेजो कंस्ट्रिक्शन हुई थी, स्ट्रॉन्ग वेजो कंस्ट्रिक्शन, सिंपैथेटिक वेजो कंस्ट्रिक्शन सिस्टम की वजह से, उसका फायदा हमें ब्लड वॉल्यूम के जरिए भी होता है कि यूरिन प्रोडक्शन बंद हो जाती है, और उस यूरिन प्रोडक्शन बंद होने की वजह से जो फ्लूइड लॉस होना था वो खत्म हो जाता है, और देयर इज टोटल occlusion of the renal arterioles constriction की वजह से। So it is a very powerful activator of the sympathetic vasoconstrictor system. It is a very, very powerful activator of the sympathetic vasoconstrictor system. तो ये CNS ischemic response मैंने आपको बताया कि ये कितना strong stimulator है। इसी का जो CNS ischemic response का हमें एक फायदा और होता है जिसको कहते हैं Cushing reaction. I repeat, it is called Cushing reaction, and it is a special type of the CNS ischemic response. ये होता क्या है Cushing reaction? इसमें ये है कि whenever there is an increase in the cerebrospinal fluid pressure, जिसको CSF pressure, ये जो cerebrospinal fluid जो कि ब्रेन की स्पेसेस में मौजूद होता है, वहां इसका प्रेशर अगर किसी भी वजह से, due to any reason, if the CSF pressure increases in the जो cranial cavities हैं, तो उसकी वजह से ब्रेन के ऊपर प्रेशर डेवलप हो जाता है, क्योंकि जो वेसल्स ब्रेन के अंदर हैं, ब्लड वेसल्स, उनको कंप्रेशन उनका भी हो जाता है। जब CSF प्रेशर बढ़ गया तो अगर ये आर्टीरियल प्रेशर से ज्यादा हो जाए, आई रिपीट, whenever CSF pressure increases above arterial pressure, then there will be compression of the brain
as well as the arteries present in the brain. और जब आर्टरीज के ऊपर कंप्रेशन बढ़ जाएगा तो ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी और जो ब्रेन को जो सप्लाई आ रही थी वो कम हो जाएगी। जब ये कम हो जाएगी तो ऑब्वियसली वेजोमोटर सेंटर को भी सप्लाई कम हो जाएगी। जब वेजोमोटर सेंटर को सप्लाई कम हो जाएगी तो सीएनएस इस्कीमिक रिस्पॉन्स दोबारा इट विल बी इनिशिएटेड। ये वही सिचुएशन हो जाएगी जैसे कि बॉडी में ओवरऑल आर्टीरियल प्रेशर कम होने की वजह से होती है। यहां पर द कॉज इज नॉट द डिक्रीज इन द आर्टीरियल प्रेशर, हियर द कॉज इज द इंक्रीज इन द सीएसएफ प्रेशर। कि जो सीएसएफ प्रेशर, जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड प्रेशर जब इंक्रीज होता है तो वो ब्लड वेसल्स, ब्रेन की ब्लड वेसल्स को कम कर देता है और कट ऑफ कर देता है ब्लड सप्लाई। आर्टीरियल प्रेशर फॉल करता है, जब फॉल करता है तो सेरिब्रल इस्कीमिया हो जाता है जिसकी वजह से जो वेजोमोटर सेंटर है उधर भी इस्कीमिया हो जाता है एंड देन सीएनएस इस्कीमिक रिस्पॉन्स इज इनिशिएटेड, इट बिगिंस टू फंक्शन और वो वापस मैकेनिज्म वही है, वो वापस आर्टीरियल प्रेशर को ले आता है और सीएसएफ से ज्यादा कर देता है। So arterial pressure whenever it rises above the CSF pressure तो इस्कीमिया जो है वो ब्रेन का खत्म हो जाता है एंड दी जो Cushing reaction है this is helpful in protecting the important vital centers of the brain from any decrease in the nutrition। ब्लड सप्लाई कम होने से जो न्यूट्रिशन कम होनी थी ये प्रिवेंट हो जाती है और जो ब्रेन एरियाज हैं वो डैमेज होने से बच जाते हैं। किस वजह से? बिकॉज ऑफ दिस Cushing reaction. So this Cushing reaction works through the CNS ischemic response and that is why it is said that it is a special type of CNS ischemic response. And I have told you कि इसकी जो शुरू होने की वजह है, इसकी एक्टिवेशन की वजह ब्लड आर्टीरियल प्रेशर में चेंज नहीं है बल्कि इट इज द कॉजेटिव फैक्टर इज एन इंक्रीज इन दिस सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड प्रेशर। उसकी वजह से फिर इस्कीमिया डेवलप होता है क्योंकि प्रेशर से आर्टीरियल वेसल्स जो हैं वो कंप्रेस हो जाती हैं और ब्लड फ्लो डिक्रीज हो जाता है और इस्कीमिया होता है। सो दैट इज the CNS ischemic response. If anybody has any question, पूछ लें क्योंकि there is hardly any time left, so I will not go to the next factor. तो ये तीनों अब आपने याद रखने हैं, baroreceptor reflex, chemoreceptor reflex and CNS ischemic response। ये तीनों बहुत ही important और बहुत ही वाइटल और पावरफुल रिस्पॉन्सेज हैं और ये शॉर्ट टर्म रेगुलेशन करती हैं, वेरी क्विक रेगुलेशन विद इन मिनट्स। और इसमें जो बैरोरिसेप्टर रिफ्लेक्स है वो दोनों इंक्रीज में भी काम करता है, डिक्रीज में भी काम करता है, जबकि जो कीमोरिसेप्टर रिफ्लेक्स है और सीएनएस इस्कीमिक रिस्पॉन्स है ये ओनली डिक्रीज्ड आर्टीरियल प्रेशर में काम करते हैं और इनकी efficacy is only when the arterial pressure has fallen below the normal levels और वो रेंज मैंने आपको बता दी है। CNS ischemic response 60 millimeters of mercury से नीचे काम करता है और जो chemoreceptor reflex है वो 80 millimeters of mercury से काम करता है नीचे। So you can see कि नीचे वाले areas में जो बैरोरिसेप्टर रिफ्लेक्स है वो ऑल्दो वीकन हो गया होता है लेकिन वो भी इनके साथ मिलके, खास तौर पे कीमोरिसेप्टर रिफ्लेक्स के साथ मिलके लोअर एरियाज में, क्योंकि कीमोरिसेप्टर रिफ्लेक्स इनिशिएट हो जाता है 80 मिलीमीटर ऑफ मर्करी से नीचे, तो उस वक्त बैरोरिसेप्टर रिफ्लेक्स भी काम कर रहा होता है ऑल्दो इट इज नॉट एज पावरफुल क्योंकि इसकी एफिकेसी 100 मिलीमीटर ऑफ मर्करी के ऊपर पूरी बहुत स्ट्रांग होती है बैरोरिसेप्टर रिफ्लेक्स।
So any questions? Okay, we'll start off with the intermediate term and other factors जो कि short term में भी काम करते हैं और intermediate term of arterial pressure regulation में भी काम करते हैं. We will be discussing those factors. Hello, जी बोलें. सर ये ना कोई लड़की का यूजर नेम यूज करते ना जो कर रहा है सब कुछ तो उसको मौज करने दो, कोई बात नहीं, वो उसको देख लेंगे जब वो लड़के का पता लग जाएगा, फिक्र ना. जी सर ये लड़की आज एब्सेंट है तो कोई ऐसे कर रहा है काइंडली. जी सॉरी, मैं सर ये कोई लड़का ना लड़की का यूजर नेम यूज कर रहा है तो आज इंशाल्लाह इनकी अटेंडेंस नहीं लगेगी किसी की भी. हाँ जी सॉरी, जरा जोर से बोलो. ये लड़का कोई ना लड़की का यूजर नेम यूज कर रहा है, वो तो मुझे समझ आ गया. ठीक, आज लड़कों की अटेंडेंस नहीं लगेगी, ये मैंने सबके सामने बता दिया. हाँ जी, लड़कों की आज अटेंडेंस नहीं लगेगी. क्यों सर? लड़कों की आज अटेंडेंस नहीं लगेगी. क्या वजह? सर ये इनको इतना मना किया है कि जो भी है आप ना करें ऐसे ही फिर रोज. उससे आपको क्या फर्क पड़ता है? आप वहां पे नाम देखें उनके. ये क्या वजह है कि आप अटेंडेंस नहीं लगाएंगे एक बंदे की वजह से? सर ये रोज का हो गया सर. कोई भी Don't give me this nonsense, फैजान.